बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर हैं, इनकी क्या समराइजेशन है, इसके अलावा इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते क्या हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर डिसेबिलिटी एसोसिएटेड प्राइमली विद द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड ब्रेन, यानी कि बेसिकली ये डिफेक्ट होता है न्यूरॉन्स में और ब्रेन में। उसके बाद जी एग्जांपल ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है, चिल्ड्रन में होता है ये ज़्यादा, क्योंकि बात यहाँ से शुरू हो रही है कि न्यूरो डेवलपमेंटल यानी कि न्यूरॉन के डेवलपमेंट के दौरान या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के डेवलपमेंट के दौरान कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी जो कि आगे जाके किसी डिसऑर्डर को लीड करेगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं बेसिकली मोस्टली चिल्ड्रंस में, ठीक है। इसमें आ जाता है ADHD आ जाता है, फिर ऑटिज़म आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी आएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगा, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। आगे चल के मैं बताती हूँ आपको। कंडक्ट डिसऑर्डर आ सकता है, सेरेब्रल पाल्सी आ सकता है, इम्पेयरमेंट इन विजन एंड हियरिंग, ये भी जो है आ सकता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में। तो आज की जो वीडियो का कॉन्टेंट है या आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो बेसिकली ये है। आज हम देखेंगे जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में देखेंगे, फिर जी ऑटिज़म के बारे में, फिर ADHD के बारे में और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इन सारे डिसऑर्डर की मैं आपको समरी बताऊंगी, इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताऊंगी, DSM में से क्या है, कौन कौन से की फीचर्स हैं जिनको आप डायग्नोज करके जो है वो इस डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं या किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जी इनकी इटोलॉजी भी मैं आपको बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ अ जनरलाइज्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्रिटिसाइज्ड बाय द सफिशिएंट इम्पेयरमेंट इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग, यानी कि यहाँ पर कब मसला आएगा कि इंटेलेक्चुअल मसला आएगा, यानी कि पढ़ने लिखने में मसला आएगा, और एडेप्टिव यानी कि बातों को समझने में, उनको सोचने में मसला आएगा, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड बाय एन इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट स्कोर बिलो 70 इन एडिशन टू डेफिसिट इन 2 और मोर एडेप्टिव बिहेवियर दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एवरीडे लाइफ। अच्छा, एक तो इसमें दो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता दी कि जो IQ स्कोर होगा वह 70 बिलो होगा, और ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामलात होंगे या ज़िंदगी के 2 या 3 से ऐसे मामलात होंगे जहाँ पर वीकनेसेस आएंगी या फिर जहाँ पर वो जो है वो डेफिसिट होगा या वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। The intellectual disability was known as a mental retardation until 20th century, यानी कि 20वीं सदी में जी मेंटल रिटार्डेशन जो है उसको क्या कहते थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, यानी कि कुंद जहनी के नाम से, ठीक है। मतलब आम अल्फाज में मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वंस फोकस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी, इट्स नाउ ऑल्सो एड्रेस बोथ मेंटल फंक्शनिंग एंड फंक्शनल स्किल्स। पहले बात की जाती थी सिर्फ हमारे जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर, यानी कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर, लेकिन लेटर ऑन ये पता चला कि ये हमारी फंक्शनिंग के ऊपर, हमारे फंक्शनल स्किल्स को भी मुतासिर करती है। अब जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं, सिंड्रोमिक और नॉन सिंड्रोमिक। जी अगर सबसे पहले हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में सिंड्रोमिक डिसेबिलिटीज़ की या सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डेफिसिट की, तो उसमें क्या होता है कि मेडिकल और बिहेवियर जो साइंस होते हैं वो एक साथ होते हैं, ठीक है। और नॉन सिंड्रोमिक में ये होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अपेयर विदाउट अदर एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, और एग्जाम्पल ऑफ सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इसमें मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब DSM के मुताबिक इसका क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बेसिस पर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू DSM 3 क्राइटेरियाज मस्ट बी, ठीक है। 3 क्राइटेरिया जो है वो ज़रूरी होने चाहिए। पहला है कि डेफिसिट इन जनरल मेंटल एबिलिटीज़, यानी कि जो इंसान की जहनी सलाहियतें हैं उनमें क्या होगी, डेफिसिट होगा वो बंदा, ठीक है। सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन 1 और मोर एरिया ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर्स। अडेप्टिव बिहेवियर्स में जैसे आगे कम्युनिकेशन, सेल्फ हेल्प स्किल हो सकते हैं, पर्सनल हाइजीन हो सकती है, इंटरपर्सनल स्किल हो सकते हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में हो सकते हैं, या फिर पर्सनली भी हो सकते हैं, यानी कि फंक्शनिंग जो है वो एडेप्टिव बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब होंगे, वो लिमिटेड होंगे। जी तीसरी बात ये है कि एविडेंस दैट इज़ लिमिटेशन बिकम अपीरेंट इन चाइल्डहुड एडोलेसेंस, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हैं वो एविडेंसली, यानी कि वो वाज़िया तौर पर आने चाहिए चाइल्डहुड में या फिर एडोलेसेंस में, यानी कि आप जब उसमें हसन बलोगत में हो तब आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इन जनरल पीपल विल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैव एन IQ बिलो 70, बट द डायग्नोसिस मे बी अपीयर इन टू द इंडिविजुअल हु सम
हायर आईक्यू बट स्वेयर इम्पेयरमेंट इन द एडेप्टिव फंक्शन। अच्छा, इसमें ये बात की गई है कि लाजमी नहीं है कि जो आपका आईक्यू है या जो उस बंदे का आईक्यू होगा वो बिलो 70 होगा, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि आईक्यू जो हायर हो लेकिन इम्पेयरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो किसी भी फंक्शनिंग एरिया में। अब इसकी एटोलॉजी की बात कर लेते हैं। एटोलॉजी में सबसे पहले जो फैक्टर्स मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी बीमारी को आगे बढ़ने में, सबसे पहले जी ये चिल्ड्रंस में जो है वो 30 to 50% एबिलिटी जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो अननोन कॉजेज़ है उनकी, मतलब उनकी कॉजेज़ अभी तक पता नहीं चल सकी। कुछ कहते हैं ये जेनेटिक की वजह से कॉज कहती है। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि जो फीटस होता है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी केस होती है। इसके बाद जी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू सर्टन डिजीज़, वुपिंग कफ, मेजल्स एंड मैग्नाइटिस एंड टॉक्सिन्स कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इफ़ मेडिकल केयर इज़ डिलेज और इनएडुकेट। यानी कि इस तरह भी हो सकता है कि किसी किस्म का इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है या किसी किस्म की जो मेडिकल कंडीशन है उसमें जो है वो डिले हो गया है, उसमें सही से वो मतलब तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी या हमें मेडिकल कंडीशन जो है वो सही से प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो भी क्या है लैक क्रिएट कर देती है और डिप्रिवेशन जो होती है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे में आ सकती है। अलावा जी आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बाइस बनती है, लेकिन वो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली वो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि नो क्योर फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बट जी क्या हो सकता है कि प्रॉपरेट सपोर्ट, टीचिंग मेथड्स और इंडिविजुअल को सिखाया जाए कि वो किस तरह प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकता है, तो जो है थोड़ा बहुत बेहतरी आ सकती है। अब जी हम बात करते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। पहले ये कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फॉर्मली रेफर टू द ऑटिज़म इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन बिहेवियर सिम्पटम एविडेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, इंसान की कम्युनिकेशन और दूसरा जो है उसका बिहेवियर सिम्टम्स, यानी कि उसमें बिहेवियरल इशूज़ ज़्यादा होते हैं। फिर जी ASD इज़ कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट अलॉन्ग द spectrum because each individual expresses the order uniquely and has very degree of abnormality या functionality। अच्छा, यहाँ पर ASD यानी कि स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ हुआ है। स्पेक्ट्रम होता है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ या फिर कॉन्टीन्यूस जो भी मतलब कि एक फ्रिंजेस आ रही होती हैं उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बात करता है कि जो बंदा ऑटिज़म में होता है या जो बच्चा ऑटिज़म को फेस कर रहा होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे से बच्चे यानी कि चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन ये वेरी करता है। ठीक है, ये वेरी करता है अपनी डिग्री में, अपने एक्सप्रेशन में, तो हम इसको किसी एक पिन पॉइंट पर मतलब करेक्टराइज नहीं कर सकते। Spectrum disorder are considered to be on spectrum uniquely and has very degree of functionality. Many of the above average intellectual abilities and excel in visual skills। अच्छा, इसमें क्या होता है कि above average intellectual abilities भी आ सकती हैं और इसके अलावा excellent जो है वो visual skills भी आ सकती हैं। इसके अलावा जी म्यूज़िक में, मैथ में और आर्ट्स में जो है वो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर जो है वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इसमें जो है वो वेरी डिग्री जो है वो वेरी करती है, मतलब इसके सिम्पटम की जो डिग्री है वो वेरी करती है। अब अबाउट 25% ऑफ द इंडिविजुअल विद ASD आर नॉन वर्बल, यानी कि वो बोलते ही नहीं है। ठीक है, हाउएवर दे मे लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर मीन्स, यानी कि वो दूसरे तरीक़ों से लोगों से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब जी DSM में इसके कौन कौन से की फीचर्स हैं या की क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, उनको देखते हैं। DSM-5 कैरेक्टराइज ASD बाय द 2 प्राइमरी सिम्पटम। अब इसमें 2 सिम्पटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जी इम्पेयरमेंट बाय इन सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि सोशली कम्युनिकेट करते हुए बच्चा जो है वो हेजिटेट करेगा या फिर रेजिस्ट करेगा। ठीक है, उसके और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स, यानी कि ऐसे बिहेवियर जो उन्होंने अपने लिए फ़िक्स कर लिए होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये काम करना ही करना है, या फिर जी रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स हो सकते हैं कि मतलब वो किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद जी इंटरेस्ट और एसोसिएटेड फीचर्स में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। द डेफिसिट्स आर प्रेजेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि एज 3 पर जो है वो ये सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं एंड लीड टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट, यानी कि क्लिनिकली जो है वो फिर फंक्शनली इम्पेयरमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सोशल कम्युनिकेशन सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं। सोशल कम्युनिकेशन में सोशल इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव लेव ऑफ इंट्यूजन अबाउट अदर्स, यानी कि वो दूसरों को पहचानने की सलाहियत नहीं रखते। अनविजुअल सोशल डेवलपमेंट बिकम अपीरेंट अर्ली इन चाइल्डहुड, इनमें जो है वो अनविजुअल सोशल डेवलपमेंट होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना या फिर किसी के ख़िलाफ़ हो जाना या किसी से मिलना कम मिलना, मतलब कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स ये शो करना शुरू कर देते हैं।
Baji, infant with the ASD show less attention to social stimulus, smile and look and other, often less respondent to their own names. यानी कि वो less responses हो जाते हैं, यानी कि उनके response होते हैं वो कम होते हैं, वो अपने नाम को नहीं पहचानते, वो स्माइल कम देते हैं और दूसरों की स्माइल को भी रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है, जो मतलब कि छोटा सा बच्चा होगा ADA मतलब इसके साथ ASD के साथ. Toddler with ASD differ from the strikingly from social norms. For example, they may show less eye contact and turn taking and may not be ability to use simple movement to express themselves. अच्छा, अब टोडलर जो होते हैं स्कूल गोइंग बच्चे होंगे, ठीक है, अगर इनमें जो है वो ऑटिज़म आ रहा है तो वो क्या करते हैं कि उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किस तरह से कि वो आई कॉन्टैक्ट को जो है वो नहीं परफॉर्म करते. इसके अलावा वो अपनी बारी का भी इंतज़ार नहीं करते, अपनी बारी के लिए भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, ठीक है. इसके अलावा उनकी जो एबिलिटी होती है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की वो भी कम होती है. जी, टोडल में ये इस हद तक बढ़ जाता है कि क्या करता है कि जो उनकी नेचुरल स्पीच होती है या मतलब उनका एक नेचुरल वे ऑफ मतलब स्पीकिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसमें भी कम्युनिकेशन नीड जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती. फिर बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स की. ऑटिज्म में एक्सिबिट रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स. अब कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स भी इन बच्चों में होते हैं. स्टीरियोटाइप सबसे पहला होता है वो है जी रिपीटेटिव मूवमेंट सच एज हैंड फ्लॉपिंग, हेड रोलिंग एंड बॉडी रॉकिंग, ठीक है. इसमें क्या होता है कि हैंड फ्लैपिंग यानी कि हाथ हिलाते जाना या फिर अपने सर को घुमाते जाना या फिर जो है अपनी बॉडी मतलब अपने बॉडी को रॉकिंग करते रहना या उसको शेकिंग करते रहना. जी, इनमें होता है कंपल्सिव बिहेवियर जैसे कि एग्जिबिट इंटेंशन टू फॉलो रूल्स सच एज अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इन स्टेक्स एंड लाइंस. अच्छा, अब इसमें इंटेंशंस क्या होती हैं, मतलब कि कंपल्सिव बिहेवियर ये ज़रूरी समझते हैं कि ये काम मैंने करना ही करना है, ठीक है, जैसे कि चीज़ों को तरतीब में रखना, चीज़ों को तरतीब में लगाना. इसके अलावा जी सेमनेसनेस यानी रेजिस्टेंस टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल इंसिस्ट दैट द फर्नीचर में नॉट बी रिमूव्ड और स्ट्राइकिंग टू अनअवेयर पैटर्न ऑफ द डेली एक्टिविटीज़. अगर आपने कभी ऑटिज्म सेंटर्स का मुशाहिदा किया हो तो उनकी एक डेली रूटीन होती है, उनसे हटकर वो बच्चे काम नहीं करते. इसी तरह अगर उनके कमरे में कोई चेंजिंग लानी होती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है. फिर जी रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होते हैं. रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर में क्या है कि लिमिटेड इन फोकस इंटरेस्ट एक्टिविटीज सच एज प्री ऑक्यूपेशन विद अ सिंगल टेलीविजन प्रोग्राम, टॉय और गेम. यानी कि कोई ऐसी चीज़ होती है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या उसके साथ चिपक जाते हैं या उसके साथ अटैचमेंट बना लेते हैं. वो टेलीविजन प्रोग्राम हो सकता है, वो किसी किस्म का टॉय हो सकता है या गेम हो सकती है, फिर वो वहाँ से नहीं हटते. इसके बाद जी सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है सेल्फ़ इंजरी. सेल्फ़ इंजरी का जो बिहेवियर होता है इसमें जो पर्सन होता है वो अपने आप को इंजन करना चाहता है, यानी कि अपने आप को मतलब कि ज़ख्मी करेगा. अब उसमें क्या होगा कि आई पॉकिंग कर सकता है, स्किन पिकिंग कर सकता है, हैंड बाइटिंग और हेड ब्रिंगिंग यानी कि सर को मारना, हाथों को काटना या फिर अपनी स्किन को नोचते रहना. अब इसकी इटोलॉजी के बारे में बात कर लें तो विद स्पेसिफिक कॉजेज़ ऑफ ASD हैव येट टू बी फाउंड, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कॉज इनके मिले हैं लेकिन अभी भी जो है वो इसको लिटरेचरली क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका. These risk factors include genetics, prenatal or perinatal factors, neuroautonomical abnormalities, and environmental factors. It is also possible to identify general risk factor, but much more difficult to pinpoint specific factor. अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर आ सकते हैं जिसमें जी हमारे पास जेनेटिक्स होगा, प्रीनेटल होगा, पेरीनेटल होगा और इसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि न्यूरोलॉजिकल उसमें आ सकती हैं, एनाटॉमी में आ सकती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर. जी, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि देयर इज़ नो क्योर फॉर ASD, यानी कि इसकी भी कोई क्योर नहीं होती. द ट्रीटमेंट टेंड टू फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम, यानी कि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, और बच्चों को जो है वो इस प्रोडक्टिव लाइफ में सीखना सिखाया जा सकता है. Main goal when treating children with autism are lessen to associated deficit and family distress and increase quality of life and functional independence, यानी कि उनको जीना सिखाया जाता है, ठीक है. नो ट्रीटमेंट इज़ सिंगल ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट, यानी कि कोई सिंगल ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट नहीं हो सकती. ट्रीटमेंट इज़ टिपिकली टेलर्ड टू द इंडिविजुअल पर्सनल नीड, यानी कि उसकी पर्सनल नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह की ट्रीटमेंट देंगे. इंटेंसिव सस्टेन्ड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम आर एंड बिहेवियर थेरेपी अर्ली इन लाइफ कैन हेल्प चिल्ड्रन एक्वायर सेल्फ केयर, सोशल एंड जॉब स्किल्स. अब इसमें क्या हो सकता है कि इंटेंसिव और सेल्फ सस्टेन्ड उनको एजुकेशन दी जा सकती है या उनको फंक्शंस या उनको स्किल्स सिखाए जा सकते हैं जो कि उनकी बाद में जो है हेल्प कर सकेंगे और इसमें बिहेवियर थेरेपी भी दी जा सकती है, ठीक है. मोस्ट वाइडली यूज थेरेपी इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. अच्छा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है वो थेरेपी
ADHD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑटिज़म के लिए ये बहुत करामत थेरेपी है। इसमें क्या होता है कि अदर अवेलेबल अप्रोचेज इंक्लूड डेवलपमेंटल मॉडल स्ट्रक्चर्स, टीचिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, सोशल स्किल थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी। इसमें काफ़ी सारी जो थेरेपीज़ हैं उनको कलेक्टिवली मर्ज करके दिया जा सकता है और इसके अलावा ये बजाते खुद एक थेरेपी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी ADHD की। ADHD जो है वो भी बहुत मज़े का डिसऑर्डर है, मतलब इसको ईजिली हम याद कर सकते हैं। अच्छा, ADHD जो है वो एब्रीवेटिव है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। अब इसमें क्या होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, क्रिटिसाइज्ड बाय अ कांस्टेंट पैटर्न्स ऑफ इनएक्टिविटी इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर दैट इंटरफेयर्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, इनअटेंटिव होता है, इसके अलावा उसमें कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं जिसकी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। अब DSM के मुताबिक इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो आगे चल के भी बताऊँगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि DSM में इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। जर्नल सिम्टम ऑफ ADHD इंक्लूड इनअटेंटिव इंटेंशन, यानी कि गैर मतवज्जो होना, हाइपर एक्टिविटी मतलब कि रेस्टलेसनेस, उसके बाद क्या है कि डिसरप्टिव बिहेवियर्स, यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर जो दूसरों को डिस्टर्ब करें, इम्पल्सिविटी यानी कि जल्दी से काम करना, एक्साइटमेंट में काम करना, फॉरगेटफुलनेस भूल जाना, इनएबिलिटी कॉन्सेंट्रेट, इम्पेशेंस, थ्रिल सीकिंग, उसके अलावा एक्सेसिव डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में ख्वाब देखना। उसके बाद यूजुअल एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स भी हो सकते हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एकेडमिक डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप्स में भी फ्रीक्वेंट, यानी कि ये बहुत कॉमन होती है इनमें, ठीक है। द सिम्टम में बी डिफिकल्ट टू डिफाइन एट इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन नॉर्मल लेवल ऑफ इनअटेंटिव हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी एंड सिग्निफिकेंट लेवल दैट रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इन अटेंटिवनेस यानी कि इन अटेंशन में, और जो है हाइपर एक्टिविटी और इसके अलावा इम्पल्सिविटी, इन तीनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना जो होता है वो एक सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है, ताकि हम इसको इंटरवीन कर सकें। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ सम टाइम अनयूजुअल पैटर्न इन थॉट प्रोसेसिंग, बच्चों की जो थॉट प्रोसेसिंग होती है वो अनयूजुअल हो जाती है। चिल्ड्रन विद ADHD में बी वेरी क्रिएटिव, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसके बाद ग्रैस्प बिग पिक्चर कॉन्सेप्ट मोर क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी चीज़ों को समझने की सलाहियत भी इनमें होती है। इसके अलावा जी मैनी पीपल विद द डायग्नोसिस ऑफ ADHD आर वेरी सक्सेसफुल, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ADHD जिनको डायग्नोज होता है लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, ठीक है। और इनके अंदर जो इनका डिसऑर्डर है वो इनके एकेडमिक्स में, इनकी परफॉर्मेंस में जो है वो कभी भी आड़े नहीं आता, बल्कि एज अ चैलेंजिंग जो है वो एज अ चैलेंजिंग वर्क उनके सामने रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं DSM-5 इंडिकेट 3 सब टाइप ऑफ ADHD। पहले ADHD का जो टाइप है वो है प्रीडोमिनेंटली इनएक्टिव टाइप, ठीक है। सिम्टम इंक्लूडिंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत इजीली बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फॉरगेटफुल होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग करेगा, पुअर कंसंट्रेशन होगी, डिफिकल्टी होगी कंप्लीटिंग टास्क में, ठीक है। फिर बात करते हैं ADHD प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिव टाइप जी। इनके सिम्टम्स में आएगा इंक्लूडिंग एक्सेसिव फटीगनेस, यानी कि फटीग होगी, रेस्टलेसनेस होगी बच्चे में, यानी कि क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है तो वो अपने आप को थका लेगा। उसके अलावा उसको बेचैनी भी होगी। हाइपर एक्टिविटी डिफ़िकल्टी वेटिंग और रिमेनिंग सीटेड, यानी कि अपनी जगह पर बैठना उसके लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा एक जगह पर टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। इमेच्योर बिहेवियर्स होंगे, समटाइम डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स टेंड टू बी गो अवे विद एज एंड टर्न इनटू द इनर रेस्टलेसनेस इन टीन एंड एडल्ट विद ADHD, यानी कि ये जो टाइप है ये बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें क्या होती है कि अंदरूनी बेचैनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये बढ़ती जाती है। फिर जी कंबाइंड टाइप, जिसमें ये दोनों टाइप सब टाइप्स मिलके इनके सिम्टम शो होते हैं। उसके बाद जी टू बी डायग्नोज विद द प्री DSM-5 एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 9 सिम्टम जो है वो आने चाहिए, यानी कि 9 सिम्टम्स में से 6 सिम्टम जो है वो मस्ट हैं ADHD को डायग्नोज करने के लिए। जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि इसके एक तो सिम्टम और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डायग्नोसिस देते हुए, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो है इसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी जो है वो 6 मंथ इसकी एटलीस्ट, मतलब मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो ये है। उसके बाद एटोलॉजी की बात करते हैं। द कॉज ऑफ ADHD इज़ अननोन, यानी कि इसकी जो कॉज है वो अभी तक रिसर्च नहीं की जा सकी। मोस्ट रिसर्चर एग्री दैट इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ ऐसे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर मिल के जो है इस प्रॉब्लम को कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट साइकाट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से। फिर जो जेनेटिकली जो ADHD होता है वो 75% होता है, यानी कि 75% जो है वो ADHD जेनेटिक्स में ट्रेवल करता है।
इसके बाद जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो थॉट टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ADHD, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं इसमें। इंजेशन ऑफ अल्कोहल टबैको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ कैन अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑफस्प्रिंग डेवलपिंग द डिसऑर्डर, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो जितनी भी केयरलेसनेस है या किसी किस्म की अल्कोहल कंजप्शन है या कोई टॉक्सिन कंजप्शन है या फिर किसी भी किस्म का एक्सपोजर, तो वो क्या करता है, इस बीमारी को कॉज कर सकता है, इस डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट की। तो जी अब हम बात करें अगर इसकी ट्रीटमेंट की, तो फिर अगेन इसकी कोई क्योर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्यों बार बार कह रही हूँ कि क्योर नहीं है, क्योंकि जी ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हम किसी के भी न्यूरॉन्स को अगेन जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते या उनको डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए इन सारे डिसऑर्डर्स की जो है वो क्योर नहीं है, लेकिन हम इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनेज कैसे कर सकते हैं कि ADHD को जो मैनेजमेंट है वो कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी और मेडिकेशन से की जा सकती है, ठीक है। फ्रंट लाइन पर मेडिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं जगह वो ट्रीटमेंट जो है वो थेरेपी से भी हो जाती है, कहीं जगह ऐसी होती है कि स्पेयर सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो मेडिकेशंस पहले वो करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद हमें थेरेपी देनी पड़ती है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काउंसलिंग नहीं लेना पसंद करते हैं या फेल होते हैं काउंसलिंग को एक्सप्रेस करने में या काउंसलिंग को कंडक्ट करने में, तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर भी मेडिकेशन यूज़ की जा सकती है। अब हम बात करते हैं जी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की। अब जी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ डिफिकल्ट लर्निंग इन अ टिपिकल मैनर विद वन और सेवरल डोमेन्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है लर्निंग में कुछ डिफरेंट डोमेन्स में, ठीक है। डिसेबिलिटी जो है वो किसी एक एरिया में हो सकती है। Often referred as to learning disabilities, learning disorders are characterized by the inadequate development of specific academic, language and speech skills. Type of learning disorder में जो है वो आ सकता है रीडिंग डिस्लेजिया, उसके बाद जी मैथमेटिक्स में डिस्कल्कुलिया और उसके बाद जी राइटिंग में डिस्ग्राफिया, ठीक है। ये 3 डिसऑर्डर जो हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में डोमेन्स में फॉल करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया में आता है कि समटाइम रेफर्ड रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग में प्रॉब्लम आती है कि इट इज़ कॉमनली लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑल ऑफ द स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी 70 to 80% हैव डेफिसिट इन रीडिंग, यानी कि उनको पढ़ने में मुश्किल आएगी। Reading disability can affect any part of the reading process, including word recognition, word decoding, reading speed, प्रोडेसी, उसके बाद जी oral reading with expression and उसके बाद जी reading comprehension, यानी कि रीडिंग से एसोसिएटेड जितने भी एक्सप्रेशन हैं या वर्ड्स हैं वो उनमें उनको पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्कल्किया का। डिस्कैलकुलिया में है कि डिस्कैलकुलिया इज़ अ फॉर्म ऑफ मैथ रिलेटेड डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी विद लर्निंग मैथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज क्वांटिटी, प्लेस वैल्यू एंड टाइम, मेमोराइजेशन, मैथ रिलेटेड फैक्ट्स, यानी कि इसमें मैथ करने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है ये जो डिसऑर्डर है ये मुझे लगता है कि मुझे भी है, क्योंकि मुझे मैथ जो है वो बहुत मुश्किल से समझ आती है और अगर आ जाए तो मुझे भूल जाती है और चीज़ें मुझे सही, मैं उनको सही से डिसऑर्गेनाइज या उनको सही से ऑर्गेनाइज इस तरह कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक। ऑर्गेनाइज करना, नंबर्स में अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम में क्या चीज़ पूछी गई है और उसके ऊपर पेज के ऊपर इसमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं, ये क्या हम डेटा लिख सकते हैं। डिस्कैलकुलिया आर ऑफन रेफर हैव पुअर नंबर सेंस, यानी कि इसका मतलब मेरे में भी पुअर नंबर सेंस है। अच्छा, यानी कि जो बंदा इसको फेस कर रहा होता है उसमें पुअर सेंस होती है नंबर्स की, और नंबर्स के साथ कुछ हम सुनते हैं ना कि लोग नंबर्स के साथ खेलते हैं या उनको मैथ जो है उनके पूर्स पर होता है, उनके फिंगर टिप्स पर होता है, तो इसी तरह जी ये वही लोग होते हैं जिनको मैथ इतना आसानी से आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो भी एक बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। दिस टर्म डिस्ग्राफिया इज ऑफन यूज एन ओवर रीचिंग टर्म फॉर द ऑल डिसऑर्डर राइटिंग एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें रिटन एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत ख़राब होता है इंसान का। Individuals with dysgraphia typically show multiple writing-related deficiencies such as grammatical and pronunciation error within sentence, poor graphs organization, multiple spelling errors and excessively poor penmanship. अच्छा, इसमें राइटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो राइटिंग बहुत गंदी होती है, दूसरा होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जी उसमें जो भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स आना, ये सारा कुछ उसमें कॉमन होता है। अब हम बात करते हैं DSM-5 में इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। DSM में 2013 में इन डिसऑर्डर्स को ऐड किया गया था। द DSM डज नॉट रिक्वायर दैट सिंगल डोमेन और डिफिकल्टीज सच एज रीडिंग, मैथमेटिक्स और रिटन एक्सप्रेशन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि तब तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, ठीक है। 2013 के बाद इनको किया गया। इट इज़ अ सिंगल डायग्नोसिस दैट डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफिकल्टीज विद जर्नल एकेडमिक स्किल सिंपली इंक्लूडिंग डिटेल स्पेसिफाइड टू द एरिया ऑफ रीडिंग, यानी कि स्पेसिफिक डिटेल से लेकर एरिया ऑफ रीडिंग तक इसको कवर किया गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स, राइटिंग में भी एकेडमिक परफॉर्मेंस मस्ट बी
बिलो एवरेज एट लीस्ट वन ऑफ द फील्ड, यानी कि किसी एक फील्ड में इसमें बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत कम होगी। ठीक है, सिम्टम जो होंगे वो इंटरफेयर करेंगे डेली लाइफ, वर्किंग में, और लर्निंग डिसेबिलिटी भी साथ साथ होगी। In addition, the learning difficulties cannot be attributed to other sensory motor developmental and neurological disorders, यानी कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो किसी और वजह से नहीं होंगी, किसी सेंसरी मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इनकी वजह से नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि ये प्रॉब्लम जो होती हैं इनको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद एटोलॉजी इसकी देख लेते हैं। Cause of learning disabilities are not well understood, however some potential causes or contributed factors are। ठीक है, अब इसमें जो है वो कॉज यहाँ पे भी नहीं पता चल सकी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। हेरिडिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि फैमिली में लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो रन करती है। ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव विद सिमिलर डिफ़िकल्टीज़। बच्चे के जो माँ बाप हैं उनमें भी हो सकता है वो डिफ़िकल्टी हो, या फिर उनकी फैमिली में भी हो। अलावा जी, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, लर्निंग डिसेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी एनॉमलीज इन द डेवलपिंग ब्रेन, इलनेस एंड इंजरी, फेटल एक्सपोजर टू अल्कोहल, ड्रग्स, लो बर्थ रेट, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, प्रीमेच्योर एंड प्रोलॉन्ग लेबर। इन सब को रीजंस की वजह से भी क्या है कि हमारे अंदर ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जी, एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ, लर्निंग डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो काज बाय द हेड इंजरी, मेल न्यूट्रिशन, टॉक्सिक एक्सपोजर, यानी कि ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करके इस प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी ट्रीटमेंट की। अच्छा जी, ट्रीटमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल विद लर्निंग डिसऑर्डर फेस यूनिक चैलेंजेस दैट मे प्रिजिस्ट थ्रू आउट देयर लाइव्स। अच्छा, इसमें जो होते हैं वो चैलेंजेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो थ्रू आउट द लाइफ भी प्रिजिस्ट कर जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सेवेरिटी ऑफ देयर डिसेबिलिटी, इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी में बी यूज टू हेल्प द इंडिविजुअल लर्न स्ट्रेटेजीज दैट विल फॉस्टर फ्यूचर सक्सेस। मतलब कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें, उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज या ऐसे स्किल्स सिखाए जा सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, या सीख सकते हैं और फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सम इंटरवेंशन में बी क्वाइट सिंपल, अदर आर इंट्रिकेटेड, यानी कि कुछ कम्प्लेक्स होती हैं और कुछ मतलब कि मिली जुली सी होती हैं। ठीक है, द टीचर्स, पेरेंट एंड स्कूल कैन वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ टेलर्ड प्लान फॉर इंटरवेंशन एंड अकोमोडेशन टू एड एंड इंडिविजुअल इन सक्सेसफुल बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक जो है वो टीचर, दूसरा उसके पेरेंट, और उसका जो स्कूल वर्क या स्कूल इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है उस बच्चे को हेल्प आउट कर सकती हैं और उसे जो है वो सक्सेसफुल फ्यूचर दे सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट लर्नर, और उसको इंडिपेंडेंट लर्नर यानी कि खुद ब खुद सीखने वाला बना सकती हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड अदर क्वालिफाइड पर्सनल ऑफन हेल्प डिज़ाइन एंड मैनेज सच इंटरवेंशन। सोशल सपोर्ट में ऑल्सो इम्प्रूव लर्निंग फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बच्चों को मतलब कि लर्न करना सिखाते हैं, उनको जो है वो सोशल सपोर्ट देना सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि क्रिएट की जाती हैं या फिर मतलब कि क्रिएटेड होती हैं, मतलब कि रियलिटी में भी होती हैं, तो उनसे भी क्या है बच्चा सीख सकता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।